देखिए ये सबसे आसान मुकदमे हैं और इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ये बता दूंगा कि इसमें मैं 1, 2, 3 या 4 एपिसोड में आपको बताता हूँ। पहले में तो यही है कि सपोज एक राम ने और राधा से कोई रुपया उधार लिया। वो रुपया जो उधार लिया गया, उस रुपये के उधार के एवज में उन्होंने उसको एक चेक काट के दे दिया। वो जो चेक काट के दिया गया, दैट चेक शुड टू बी ऑनर्ड, क्योंकि बिकॉज दैट चेक विच हैज बीन इशूड दैट इज द अगेंस्ट द डेप्थ एंड लायबिलिटी। अब क्या हुआ कि आपने जो तारीख दी थी, उन्होंने वो चेक अपने बैंक में विद इन 3 मंथ्स उनको रिप्रेजेंट करना है। वो उन्होंने वहां पे बैंक में रिप्रेजेंट किया, चेक कल को वहां से बाउंस होके आ जाता है। जब चेक बाउंस होके आता है तो उसके अंदर कई रीजंस होते हैं, या तो स्टॉप पेमेंट है, या इनसफिशिएंट फंड्स है, एक्सीड कर रहा है अमाउंट, या स्टॉप पेमेंट कर दिया गया है, कोई भी चीज कर दिया गया है, तो ये आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उसने गलत कार्य किया जिसको चेक दिया था। ये तो ये है। अगले एपिसोड में मैं आपको फिर से थोड़ा आगे की बताता हूँ। देखिए पिछली बार जो मैंने आपको बताया था, इसमें मेरा एक ही आपसे कथन है कि जब चेक बाउंस होके आ गया, तो चेक बाउंस होके आएगा तो आपकी बैंक में आपने एसबीआई में डाला था, कैनरा बैंक से चेक बाउंस होके एसबीआई में जब रिटर्न आया तो उसमें मेमो होता है। वो जो मेमो होता है, उस मेमो के अंदर ये लिखा रहता है कि किस रीजन से चेक बाउंस हुआ। चेक बाउंस होने के बाद आप जो है 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत उसमें 3 क्लॉजेज हैं, 138A, 138B, 138C, जो मैंने पहले भी बताया। ए के अंदर दैट द चेक शुड टू बी प्रेजेंटेड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड, दैट इज 3 मंथ्स पीरियड, जो कि उसके अंदर ही अंदर आपको कर देना चाहिए। दूसरी चीज, आप जब चेक बाउंस होके आ गया, मेमो आपके पास आ गया, तो आपका डिमांड नोटिस जाएगा। डिमांड नोटिस जो जाएगा वो थ्रू काउंसिल आप भेजिए, और उस डिमांड नोटिस में आप उतना ही पेमेंट की बात करेंगे जो कि चेक के अंदर लिखा हुआ था। फिर आता है 138 का सी। 138 का सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जब आप भेजते हैं नोटिस में, जब आप लिखते हैं कि विद इन 15 डेज फ्रॉम द स्टैट्यूटरी पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस द पेमेंट शुड टू बी मेड। अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, तो फिर ये लगा लीजिए कि जैसे ही उसके पास ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई तो कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो गया, क्योंकि आपने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया। तब वो जो है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 142 में कंप्लेंट केस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करेगा। इसके बाद जो 142 में आप कंप्लेंट जो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के पास लेके आए विद इन 30 डेज, जब आपका जो 138 का जो सी की आपके नोटिस प्राप्त जो उसने कर लिया था और पेमेंट नहीं किया था, तब उसके बाद आप 142 में जब आएंगे, कंप्लेंट के अंदर आप अपना चेक लगाएंगे ओरिजिनल, आप उसके अंदर मेमो लगाएंगे, उसके अंदर आप जो है ये लगाएंगे, रिसिप्ट लगाएंगे, अपना जो नोटिस था वो लगाएंगे। ये सारे एनेक्सेस आप लगा देंगे। लगाने के बाद आपके मजिस्ट्रेट जो हैं वो ऑनरेबल आपकी कंप्लेंट को सुनेंगे। सुनने में उन्होंने या तो जैसे अपन पुराना सीआरपीसी ले लें तो 200 सीआरपीसी के अंदर जो है कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और अगर नए को आप ले लीजिए वो 223 हो गया BNSS, आपसे 23 जोड़ते जाइए। फिर 202 में है जो कि आपके एविडेंस की बात आती है, तो 202 में जो आपका विटनेसेस हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे जाएंगे। उस जो है उसमें फिर 220 आपका जो है वो आ जाएगा, 23 जोड़ दिए तो 225 आ जाएगा। फिर इश्यू प्रोसेस में आ जाएगा, तो इश्यू प्रोसेस में ऑनरेबल मजिस्ट्रेट जो है वो आपको सुनेगा, तो वो जो है 220 जो आपका 204 था सीआरपीसी, वो आपका 227 हो जाएगा। अब अगले एपिसोड में मैं आपको बता दूंगा इसके आगे कैसे क्या क्या प्रक्रिया रहेगी। देखिए जो ये 142 की जो कंप्लायंस हो गई, जिसमें कि आपने सारे एनेक्सेस वगैरह लगा लिए फेरिस के संग, फिर इसके बाद जो है ऑनरेबल मजिस्ट्रेट जो है वो मैंने आपको बताया था कि 204 सीआरपीसी या जिसको अपन 227 कह रहे हैं, इसके तहत वो कॉग्निजेंस लेंगे। जो कॉग्निजेंस लेंगे वो 190 सीआरपीसी में लेंगे, और इसको स्लैश करके अगर नया जो आपका है BNSS, तो वो उसमें आपने जो 190 में 20 जोड़ दीजिए तो वो आपका इजी पड़ेगा आपको, तो 210 BNSS में आ जाएगा। वहां पर जब आपके आ जाएंगे वो आपका वहां से समन्स जारी हो जाएंगे, जो कि आपको पैरवी करनी पड़ेगी। जब समन्स जारी हो जाएंगे, समन्स पे अगर वो नहीं आता है तो बेलेबल वारंट इशू होगा, बेलेबल पे नहीं आता है तो नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा। उसकी भी आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी, जब कोर्ट में बराबर पैरवी करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर वो फिर नहीं आते हैं तो कुर्की का भी होता है, जो कि आपका कुर्की अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, फिर वो अपने वकील से कांटेक्ट करेगा, बेल कराने के लिए जाएगा।
जब बेल कराएगा तो बिकॉज इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, इट इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, तो ये सुलह समझौते पे भी खत्म हो सकता है। आगे की जो ट्रायल्स वगैरह हैं इसके बारे में और बेल के बारे में मैं आपको फिर अगले एपिसोड में बता दूंगा। जो आप बेल करा रहे हैं वो आपने बेलेबल ऑफेंस में कराई, तो दैट ऑनरेबल मजिस्ट्रेट इज गोइंग टू अलाउ एज पर द बेल इज कंसर्न। जब बेल अलाउ कर देंगे तो नेचुरली श्योरिटीज की जरूरत पड़ती है। जो श्योरिटीज की जरूरत पड़ेगी वो आपका सीआरपीसी के अंदर 441 है और 442 में श्योरिटीज को उसमें करके आपको वहां से रिलीज कर दिया जाता है, जो आपके बॉन्ड जब मिल जाते हैं। या आप अभी नए में ले लीजिए, 485 है या 486 है, उसको बाद में जो है आपके ट्रायल चालू होती है। ट्रायल के अंदर जो है आपका 244 से चालू होगी, 244, 245, 246, 247, 248। 248 के अंदर जो है एक्यूटल है या कन्विक्शन है। अब अपन आ जाते हैं कि 244 में जो आपका सीआरपीसी है उसको स्लैश कर दिए, 267 हो गया, उसमें 23 जोड़ दीजिएगा आप 244 में तो 267 मिल जाएगा। आप 245 में 23 जोड़ दीजिए तो 268 मिल जाएगा। जो 244 या 267 है वो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन है। और उसके बाद व्हेन द एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज 245 में है, 246 में व्हेन द एक्यूज शैल नॉट बी डिस्चार्ज, और जैसे एविडेंस फॉर द डिफरेंस 247 में। ये इतना आप ध्यान रख लीजिए। और उसके बाद प्रिजम्पशन की बात आएगी वो 139 के अंदर आएगी, जो कि एनआईएट का वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्योंकि इट इज डीम्ड विच लाइक चेक विच हैज बीन इशूड दैट इज अगेंस्ट इशूड द डेथ एंड लायबिलिटी, जब तक कि आप उसको प्रूव नहीं कर देते